हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय अकेडमी में बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का आपका सेकंड वीडियो लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, भाई पहले वीडियो हम लोगों ने 3.1 का डिस्कशन किया था। अब आज सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास अगर दो दिए हुए इक्वेशंस हैं तो उन इक्वेशंस का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होगा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होगा और जो इक्वेशन के टाइप है वो किस प्रकार के होंगे। इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन भी आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक समय अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो इक्वेशन इस तरह के दिए हुए हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब क्या है कि a1 a2 ये सब क्या है भाई, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है और c1 जो कांस्टेंट है पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट टर्म जो c2 है। अब इन इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए हुए इनके कोफिशिएंट के रेशियो के आधार पे हम इक्वेशन का टाइप बता सकते हैं। उसी इक्वेशन को टाइप को बताने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ये टेबल यहाँ पे बनाई हुई है और इस टेबल को आप अच्छी प्रकार से रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 3.2 में कहीं पे भी क्वेश्चन बनने वाला हो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमने a1 और a2 का रेशियो लिया, अनुपात लिया और b1 और b2 का अनुपात लिया और देखा कि ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो ये सीधे सीधे इस बात को इंडिकेट करेगा या इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास ये दो रेखाएं दी हुई है, अगर इनका हम ग्राफ खींचें तो ये रेखाएं कहीं न कहीं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी अवश्य, यानी कि वो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को कट कर जाएंगी और इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। फिर दूसरी बात, जो इनकी इक्वेशन होंगे तो इस इक्वेशन का हल क्या होगा, एक जगह कट कर रहा है, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर एक जगह कट कर रहा है तो इसका हल एक हमको मिलेगा, यानी कि अद्वितीय हल मिलेगा। x और y का एक और केवल एक ही हल मिलेगा जो इस समीकरण, दोनों समीकरण क्या है, संतुष्ट करेगा, यानी x और y का केवल एक एक मान हमको मिलेंगे। तो इसके जो हल होगा वो अद्वितीय होगा और इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर जो समीकरण है वो किस प्रकार के होंगे, इस तरह के समीकरण को हम लोग संगत समीकरण कहते हैं या कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ऐसे सारे इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन फाइंड करना यानी जिनके हल प्राप्त किए जा सकते हो, ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग संगत समीकरण युग्म कहेंगे या फिर इसको हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म भी कह सकते हैं। एक दूसरा नाम है अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि अगर हमने इसका अनुपात निकाला, फिर इसका अनुपात निकाला, फिर इसका अनुपात निकाला और तीनों अनुपात बराबर हो गए, इसका मतलब है कि जो रेखा बन रही है ये है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी वाली रेखा भी चल रही है। अब इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि भैया हर एक पॉइंट इसका जो है समीकरण का हल देगा, हर एक पॉइंट समीकरण का हल देगा, यानी कि समीकरण कैसा हो जाएगा, वही संपाती हो गया, एक के ऊपर दूसरा संपाती, कॉन्सिडेंट। ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट, ठीक है, कॉन्साइड कर जा रहा है, कॉन्सिडेंट है, संपाती। और ऐसे इक्वेशंस के जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हर एक पॉइंट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसलिए इस तरह के इक्वेशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि जो है यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और ऐसे समीकरण को यानी जिसका हल मिलता है, हल मिल रहा है, एक मिले चाहे ज्यादा मिले, तो उस समीकरण को हम लोग संगत समीकरण कहेंगे, कंसिस्टेंट समीकरण कहेंगे और साथ ही साथ ऐसे समीकरण को हम लोग आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं भाई कि अगर हमें
हमने इसका चेक किया और इसका चेक किया और मान लीजिए लास्ट वाला क्या है, बराबर नहीं है। लास्ट वाला क्या हुआ, बराबर नहीं है। लास्ट वाला बराबर अगर नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण युग्म क्या होंगे, इनसे समीकरण युग्मों का जो भी रेखा मिलेगी वो क्या होगी, समांतर होगी। समांतर मिलेंगे, पैरेलल होंगे, और इस तरह से आप देख पा रहे जब ये कहीं नहीं मिलेगा, इसका कोई भी सोल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। और इसके बाद ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, जिसे इनकंसिस्टेंट अंग्रेजी में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हुआ टेबल की बात, ये पूरे टेबल की बात हो गई। इस टेबल को आप लोग विशेष तौर से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन है पूरा का पूरा इसी टेबल पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए पहले यहाँ तो हमें इक्वेशन बनाना है और उसके बाद कह रहा है कि जो फॉर्म द इक्वेशन ग्राफिकली, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें जो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of the girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl who took part in the quiz. ठीक है, पहली बात तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भैया, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं, 10 हैं। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स जो है y है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x ले रहे हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y ले रहे हैं। अब देखो पहली कंडीशन जो कह रहा है वो यही है, फर्स्ट कंडीशन कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितने, 10, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना, 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड, जो सेकेंड कंडीशन आपको कह रहा है, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन सीधे से कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है भाई, y इक्वल से क्या है, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि x प्लस 4। या इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं कि -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हिंदी में भी समझ लीजिए। कह रहा है कि भैया एक मैथमेटिकल जो क्विज हो रहा था है ना, उसमें जो है 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या y। तो पहले तो होगा टोटल स्टूडेंट यानी x प्लस वाई बराबर 10। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। यहाँ से 2 इक्वेशन हमको मिल चुके हैं। अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं और वहां से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो आपको मिलने वाला है वो इक्वेशन क्या है। पहला तो इक्वेशन जो था वो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है,
ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड जो है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है भाई हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम एक्स और वाई की टेबल अपने से बना लेते हैं। दो वैल्यू हमें निकालनी है इक्वेशन 1 से। जब अगर हम x इक्वल टू ले लें 5 यहाँ पे रख दें, तो इसको इधर पक्षांतर करने पर यानी कि तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल जाएगी y की, वो भी क्या होगी 10 - 5 यानी 5। अगर x की वैल्यू हम ले लें 6, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। ये बन गया, किसी कोई दिक्कत। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से देख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड से देखिए, ये x है और ये y है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं, x की वैल्यू या 1 रख दे रहे हैं, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए पहले इक्वेशन को दिखाते हैं कि 5 पे 5, x पे 5 चलेंगे और y पे भी 5, इसके सामने और इसके सामने ऊपर ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्या 5,5। सेकेंड पे x पे 6 और y पे 4, x पे 6 ले रहे हैं, यहाँ पे 6 है, y पे 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड वाला, इसमें x पे 0, x इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे ही मिला देंगे, ये निकल जाएगा, अपना जिधर जाना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि x पे 0 y पे 4, ये वाला पॉइंट हो गया 0,4, और फिर x पे 1 y पे 5, x पे 1 और y पे 5, तो इस तरह से है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे 1,5 है। अब ये इस तरह से इधर आएगा और ये इस तरह से इधर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर हम लोग इधर से इसको सीधे ऐसे उठाएंगे तो ये 3 के सामने जाएगा और इधर ये लगभग 6 और 7 के आसपास पहुंचेगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3,7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट से ही आपको इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7, ये सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7, ये सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है उसे आप कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कास्ट है वो 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कास्ट 46 है। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेन एंड पेंसिल, है ना, 1 पेंसिल एंड पेन, दोनों का कास्ट आपको फाइंड करना है। मान लेना है कि कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू x, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू y, और इक्वेशन आपका बन जाएगा 5x, हाँ x मानेंगे अगर पेंसिल को x मान लीजिए, पेन को y मान लीजिए, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और दूसरा जो बन जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। दो इक्वेशन बनेंगे, आप इनको सॉल्व करके ग्राफिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट करके इनका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है कि यहाँ पर जो है इनके कोफिशिएंट्स का आप जो है कंपेरिजन कीजिए और फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ठीक है, आपको बताना है भाई सीधे दिए हुए इक्वेशन में क्या करना है, कंपैरिजन करना है उनके कोफिशिएंट्स का, के रेशियोज का, यानी कि आपको निकालना है क्या, A1 A2 निकालना है हर एक इक्वेशन के लिए, B1 B2 निकालना है और क्या निकालना है, C1 C2 निकालना है। इनको निकालने के बाद आप फिर जो है डिस्कस करेंगे क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और सेकंड इक्वेशन जो है क्या, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन समझिए पर अच्छे से समझिए, है ना, एकदम जो है सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए, जिससे कि आप बाकी क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है भाई, पहले A1 क्या होगा, A1 इक्वल्स टू 5, A2 क्या होगा, A1 B1 पहले निकालते हैं, B1 क्या होगा, देखिए साइन को नहीं छोड़ेंगे, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे, -4, और C1 क्या है 8। फिर A2 क्या है, x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, तो A2 7 है और B2 6 है और C2 इक्वल्स टू -9। अब यहाँ पे हम लोग निकालें, पहले A1/A2 निकाल लेते हैं जो कि 5/7 हो गया, और B1/B2 निकाल लेते हैं जो कि -4/6 हो गया, और C1/C2 निकाल लेते हैं जो कि 8/-9 हो गया। अब आप इन दोनों को देखिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है क्या, नहीं है, स्पष्ट रूप दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और जो इसका मतलब क्या है कि लाइंस कैसी होंगी, हेंस इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि लाइन जो है क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको दी हुई है, ठीक है। तो पहला जो आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका सॉल्यूशन आप इसी प्रकार से कंपैरिजन करके कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें इक्वेशंस दिए हुए हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बहुत अच्छी सी इक्वेशन जो है वो कंडीशन वो केवल यही है, अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट है, अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहला इक्वेशन देख लेते हैं, एक ही इक्वेशन देखेंगे, हाँ, और जब एक ही इक्वेशन देख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं पहला, एक आध दो और देख लेंगे। पहले देखिए दिया हुआ है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14, 7। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, A1/A2 क्या हो जाएगा, 2y 3/2, B1/B2 क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3,
और C1/C2 क्या हो जाएगा 5/7। देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, या तो दोनों इधर ही रखो या दोनों उस पार ही रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस दोनों एक ही तरफ रहना चाहिए, या उधर रहे या इधर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, संगत हल प्राप्त होगा, ठीक है, संगत होगा, है ना। कैसा है समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म है, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसका देखिए सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। अब इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि वो क्या है। थर्ड का थर्ड देख लेते हैं। क्या है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन दिए गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे A1/A2 क्या हो जाएगा 3/2/9, और B1/B2 5/3/3, ठीक है, और C1/C2 7/14। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अंदर अंदर का मल्टीप्लाई है, इसको 1 लिख सकते हैं, तो अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले का, तो 3/18 हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो आपको ये क्या देगा 1/6 देगा, ठीक है। और इधर वाले का B1/B2 इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5/9। क्या दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे सेम कंडीशन वही मिल जा रही है ना। यहाँ पे भी क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो लाइंस कैसी होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, है ना, संगत। ठीक, वही संगत होगा या असंगत होगा, हल एक मिले या एक से ज्यादा मिले, यानी कि आपको बताया गया या A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल जाए, या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मिल जाए, दोनों ही कंडीशन में कैसा हल मिलेगा, संगत मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन जो यहाँ पे नॉट इक्वल लगता है वहां पे इनकंसिस्टेंट आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई नई बात नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सीधे ये कह रहा है कि दिए हुए जो इक्वेशंस है, इसमें 4 इक्वेशंस दी हुई है, उन चारों इक्वेशंस को मैं आपको यही क्या करना है, शो करना है। अगर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, इक्वेशन किस प्रकार का है, कंसिस्टेंट है, यानी कि ये है या ये है, तो उसको क्या करना है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width
इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, गार्डन के डायमेंशंस आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कि आयताकार बगीचे का जो है अर्ध परिमाप जो है कितना है, 36 है, और जो उसकी लंबाई है ना, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, और जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। दो चीज़ें हैं भाई, आयत है तो लेंथ और क्या है, ब्रेड्थ, तो इसी को यक्स और वाई मानेंगे। और अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, देखो परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई, तो अर्ध परिमाप यानी उसमें 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे तो केवल क्या बचेगा, 2 डिवाइड यक्स प्लस वाई बचेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल, इसका लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ वाई है। तो इसका जो है पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी कि पेरीमीटर, जो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36। देखो भाई पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसका पेरीमीटर यक्स, इधर भी यक्स इधर भी वाई, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अर्ध परिमाप का मतलब है कि सीधे सीधे पेरीमीटर अपान 2 इक्वल टू क्या दिया है, 36, यानी x प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू क्या दिया है, 36, या कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू आपको क्या दिया है, 36। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि जो लेंथ है इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, भैया जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ प्लस 4, यानी कि लेंथ क्या है, x है, y प्लस 4, या कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या, 4, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना करके इनका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाइए और इसका सॉल्यूशन करिए। ठीक, अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write the another linear equation in 2 variables such that the geometric representation of the pair so form is intersecting line, parallel lines, coincident line, coincident। यानी कि देखो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें भाई जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसमें 2 होते हैं, पेयर होता है, एक दिया है। अब दूसरा आपको ऐसे लिखना है कि जिससे कि पहला तो क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाए वो, दूसरा जो है पैरेलल रेखाएं देने लगे, और तीसरा क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन देने लगे, कॉन्सिडेंट लाइन यानी कि जो है संपाती रेखाएं देने लगे। ठीक है, तो 6 देख लेते हैं। इसमें जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें फर्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन में हमको ऐसा लिखना है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है भाई, यानी कि अद्वितीय, भाई इन दोनों का जो कोफिशिएंट का जो
कहते हैं कि रेशियो है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो लिख देते हैं भाई इसको, क्या लिखते हैं भाई, 2 के साथ यहाँ पे 4x कर दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ और कर दे रहे हैं 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। लो लिख दो। यहाँ पे देखोगे जब आप a1/a2 करोगे तो 1/2 आएगा और ये कुछ और आएगा, तो इंटरसेक्टिंग हो गया। अब सेकेंड, फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल, पैरेलल लाइन्स यानी कि किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए, है ना। और ये किसका था, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए था। अब समांतर रेखाओं के लिए वैसा लिखना, समांतर कब होता है भाई, जब तीनों इक्वल हो जाए। हाँ, तो तीनों इक्वल ऐसा लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। लो भैया, तीनों इक्वल ना हो, ये अलग रहे, ये अलग रहे, तो यहाँ 10 कर देते हैं। ठीक है, पैरेलल के लिए है ना, पैरेलल के लिए तीनों इक्वल है। ये लास्ट वाला क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इन दोनों का तो रेशियो वही आएगा 1/2 1/2, पर इस वाले का दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फॉर कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट यानी कि समपाती रेखाओं के लिए, उसके लिए क्या होगा, यही कर लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, है ना। तो ये आपको पुनः से मिल जाएगा, किसके लिए, समपाती रेखाओं के लिए। भाई जो कंडीशंस आपको दी हुई इसको चेक करिए। देखिए 1/2 यहाँ आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, पर इसमें भी 1/2 आएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों कंडीशन सही होंगी तो क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा, कॉन्सिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा सीधा कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है। पहले उनको आप क्या करिए, लाइन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं इक्वेशन जो कि है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन भी ले लेते हैं, वो दिया हुआ है 3x माइनस 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और उसके साथ साथ माइनस 12 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पहले दोनों इक्वेशन से दो दो पॉइंट फाइंड करने होंगे। भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x ले लेते हैं और इधर y। देखो एकदम स्पष्ट रूप से जब हम x को 0 लेंगे, x 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, x 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 1, तो 0 को 1 आ जाएगा। फिर y को 0 ले लेते हैं, चलो y को 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो y को 0 तो x पे माइनस 1, ये हो गया। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड से भी ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड से क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड से अगर देखना चाहें तो x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड से। जब x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और 6 से सब्ट्रैक्ट होगा
तो x इक्वल टू 2 लेने पर तो 2 इंटू 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल्स टू यहाँ से 6 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 6y2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे 4 ले लेंगे तो y इक्वल टू 0 ही मिल जाएगा। x इक्वल टू 4 लेंगे 12 प्लस y इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम बनाएंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ फाइंड करेंगे, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ये है। अब यहां से देखिए x डैश y डैश, ठीक है। नंबर यहाँ पे घूम फिर के कहाँ तक गया, वो तो 4 तक गया, वो तो 4 तक खींच लेते हैं। 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब पहला जो है 0 पे 1, 0 पे 1 ये पॉइंट हो गया। दूसरा -1 पे 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो एक लाइन तो सीधे ये चली जा रही है। ये कौन सी लाइन है भैया, ये लाइन है आपकी, कौन सी लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब दूसरी लाइन x पे 2 y पे 3, 2 के साथ 1 2 और 3, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। और x पे 4 y पे 0, तो ये पॉइंट हो गया। ये क्या है 4, 0 और ये है 2, 3। अब इसको मिला दें, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे, और ये एक्सिस ये है, तो हमें इन दोनों के लाइन से और x एक्सिस के बीच में जो त्रिभुज आपको दिख रहा है बना हुआ, इसी त्रिभुज को क्या करना है, शेड करना है। इस त्रिभुज को क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। इसी त्रिभुज को आपको एंड शेड द ट्रायंगुलर, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो होगा वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट दोनों पे कॉमन हो, ठीक है। तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। इधर 5 x बराबर 2, यदि x 2 है तो y इक्वल टू 3। तो ये 2, 3 यहीं पे कट करेगा ही, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऐसे ही होकर के जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कटान बिंदु हो जाएगा वो 2, 3 ही कटान बिंदु होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर इसको a ले लें, इसको b ले लें और इसको c ले लें, तो a का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2, 3, जो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला बिंदु जो कि -1, 0 है, तो -1, 0, और c का जो कोऑर्डिनेट है 4, 0 है, ठीक है। तो सेट कर दिया गया। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप वीडियो को देखिए पूरा एक तरफ से, और क्वेश्चंस जितने भी छोड़े गए हैं उन क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन यानी कि 4 के चारों क्वेश्चन छोड़े गए हैं, उनको भी आप सॉल्व करिए। अगर कहीं से आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, उस क्वेश्चन का वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।